So class, in this lecture I am going to discuss solve the MCQs of chapter number 8. So in chapter number 8, so as you know that chapter 8 is divided into 3 parts. Chapter number 8 has divided into 3 parts. First part is oscillation, second part is waves, and third part is sound. तो चैप्टर 8 3 टुकड़ों में डिवाइड हुआ है, ऑसिलेशन, वेव्स एंड साउंड में। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम पहले आज ऑसिलेशन के, फिर वेव्स के और फिर साउंड के मे बी 2 और 3 लेक्चर्स हम इसको कवर कर लेंगे। तो ये आपके पास टोटल चैप्टर 8 का आउटलाइन। सबसे पहले इसमें आ रहा है आपके पास ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन आता है और स्प्रिंग मास सिस्टम, सिंपल पेंडुलम एंड प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी अलोंग द डायमीटर। तो ये 3 टॉपिक इसमें कवर होंगे हमारे पास ऑसिलेशन में। सिंपल पेंडुलम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, स्प्रिंग मास सिस्टम और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सर्कुलर एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अभी हम जो है ऑसिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट इसका। सो इट्स फर्स्ट पार्ट इज ऑसिलेशन। सो दीज आर द फ्यू फार्मूला है हमारे पास के कुछ फार्मूला हैं जो कि मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। चैप्टर नंबर 8 की हमारे पास एक फार्मूला शीट है, वर्कशीट, जो कि आपको अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। इसमें प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग डायमीटर, इसके फार्मूले एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, टाइम पीरियड के, वेलोसिटी ऑफ टर्निंग पॉइंट, मैक्सिमम वेलोसिटी एंड सो ऑन। स्प्रिंग मास सिस्टम के फॉर्मूले हैं, तो सारे यहाँ पर फॉर्मूले आपको गिवन हैं। T इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा और T इज इक्वल टू 2 पाई के और रूट एम। के और एम हमारे पास जो टाइम पीरियड होता है। स्प्रिंग मास सिस्टम में फ्रीक्वेंसी इसका रेसिप्रोकल हो जाती है। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है सिमिलरली। तो ये कुछ फॉर्मूले हमें यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले आप इसकी फार्मूला शीट को एक बार रीड कर लेगा, पढ़ लेगा, ये अवेलेबल है, इसको आप लिंक्स में देख सकते हैं। देन दीज आर दिस फार्मूला शीट, ये फार्मूला शीट है बेटा आपके पास। इसमें तकरीबन 32 ईयर्स के न्यूमेरिकल्स हैं। स्प्रिंग मास सिस्टम के, फिर सिंपल पेंडुलम के, न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड, सोनोमीटर, स्टैंडिंग वेव्स, देन डॉपलर इफेक्ट। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इससे आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये अवेलेबल है इंटरनेट पे। लिंक्स में जब आपके डिस्क्रिप्शन में, जब आप इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहाँ पे मटेरियल लिंक का एक फ़ोल्डर है जहाँ पे फर्स्ट ईयर के भी सारे
जो है वर्कशीट्स गिवन है, सेकंड ईयर की भी सारी वर्कशीट MCQs इंपॉर्टेंट भी 2021 के सब गिवन है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस सेकंड ईयर के सारे लेक्चर्स के यहाँ पर आपको एक लिंक गिवन है जो कि सेकंड ईयर के सारे न्यूमेरिकल के सॉल्यूशंस, सेकंड ईयर के सारे MCQs के सॉल्यूशंस जिससे आपके फर्स्ट ईयर के हैं, इस तरह के सारे वहाँ अवेलेबल हैं। ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग। So the simple harmonic motion occurs when the acceleration of a body is directly proportional to its displacement. ठीक है, तो पहले का हमारे पास पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या कंडीशन होती है आपके पास, कि अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन डायरेक्शन बताती है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है हमेशा इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट से, तो इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा होता है। ये आपने तफसील से पढ़ा हुआ होगा। A system executes simple harmonic motion if k is a positive constant, then acceleration is equal to minus kx. कोई भी सिस्टम जो है वो एग्जीक्यूट करे सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर के वहाँ पर कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट है तो उसका फॉर्मूला ही बन जाएगा आपके पास। यहाँ पे उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, बस सिंपली एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, फिर ए इज इक्वल टू आपको पता है कांस्टेंट आ जाता है। ये कांस्टेंट डिफरेंट आते हैं हर जगह पर, तो कांस्टेंट को उन्होंने के लिख दिया तो ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स बन जाएगा। के यहाँ पर ऐसा कांस्टेंट का काम कर रहा है, के यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, एक सिंपल कांस्टेंट की बात की गई है। जस्ट एज ए क्वेश्चन, द क्वालिटी रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही होती है, मोमेंटम भी चेंज हो रहा होता है वेलोसिटी की वजह से, और एक्सेलरेशन भी आपको पता है कि चेंज हो रहा होता है। अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें, जैसे मैं बात करूँ सिंपल पेंडुलम की, तो ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, अब इसको अगर हम यहाँ से थ्रो करते हैं इस पॉइंट से, तो ये इसका मीन पोजीशन कहलाती है, या इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं इसको, मीन पोजीशन। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होती है 0। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं इस मोशन से भी, कि स्प्रिंग मास सिस्टम है आपके पास है, स्प्रिंग कनेक्ट हुआ है किसी मास से, अभी ये रेस्ट में है, इसी को हमने क्या किया, स्ट्रेच कर दिया। जब हम इसको स्ट्रेच कर देंगे यहाँ तक ले आए, तो इसमें एक फोर्स स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे मेरी अप्लाइड फोर्स किसके बराबर है, वापस खींचने वाली फोर्स कौन सी है, स्प्रिंग की फोर्स। इसी को हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, जो बॉडी को कहाँ पे लेके आती है, मीन पोजीशन पे। अभी इसका एक्स कितना था, यहाँ पर 0, यहाँ पे इसका एक्स कितना हो चुका है, XM हो चुका है मैक्सिमम। और अगर हम इसको यहाँ से रिलीज कर दें, यहाँ पे क्या होगी, स्ट्रेच है। अब जैसे ही बेटा मैं इसको रिलीज करूँगा तो ये वापस जाएगा अपनी मीन पोजीशन की तरफ। ये इसकी मीन पोजीशन है। लेकिन यहाँ पे जाकर रुकेगा नहीं ड्यू टू इनर्शिया।
ये आगे जाएगा और आगे जाके कंप्रेस होके यहाँ पर पहुँचेगा। ये इसकी कहलाएगी सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये इसकी क्या थी, एक्सट्रीम पोजीशन। ये भी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पे क्या हो चुका है, ये कंप्रेस्ड हो चुका है। अब हम जो बात करते हैं, हम किसी इंस्टेंटेनियस पॉइंट की करते हैं, तो वो पॉइंट ना ये हो सकता है x = 0, यहाँ पे x xm हो चुका है, यहाँ पे x जो है वो इस पॉइंट पर यानी कि x जो है वो कितना हो चुका है, -xm हो चुका है। हम बात करते हैं किसी इंस्टेंटेनियस पॉइंट की, तो इंस्टेंटेनियस पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं मिसाल के तौर पर। ये मैंने एक इंस्टेंटेनियस पॉइंट ले लिया इस पॉइंट पर, यानी कि जब ये यहाँ पर पहुँचा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का फासला इसका क्या माना जाएगा, x माना जाएगा। ये फासला है इतना, ये नहीं है, ये xm है। इसको हम मैक्सिमम डिस्टेंस या एम्पलीट्यूड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन का ताल्लुक किससे, x से है। तो आप देख सकते हैं कि जब स्प्रिंग जो है यहाँ पे जाके रेस्ट में स्टॉप करता है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। वेलोसिटी 0 होने पे क्या हो जाएगा, उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। सॉरी, वेलोसिटी 0 होने पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो एक्सट्रीम पोजीशंस पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 0, और वहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्स होती है। इसी तरीके से यहाँ पे बात करेंगे हम। और मीन पोजीशन पे क्या होता है, मीन पोजीशन के ऊपर आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि यहाँ से जब ये गुजरता है बॉडी मीन पोजीशन से, तो बहुत फास्ट गुजरती है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होती है, v max होती है, और यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0। एक्सेलरेशन 0 क्यों हुआ है, क्योंकि a का ताल्लुक जो है वो इससे है, x से है। तो अगर x 0 तो a भी क्या हो गया आपके पास, 0 हो गया। तो इस वाले पॉइंट को अगर हम क्या मान लें, a b, और यहाँ पे भी आएगा कि नहीं, ये हो जाएगा c। अब इंस्टेंटेनियस पॉइंट जो आप मानेंगे वो यहाँ कहीं मान लेंगे इधर, ये आपके पास एक इंस्टेंटेनियस पॉइंट है। तो ये फासला क्या हो गया आपका, xm एम्पलीट्यूड, और ये फासला क्या हो गया आपके पास, x, और ये फासला क्या हो गया आपके पास, -xm। तो बॉडी पहले a से b पर आती है, फिर b से c पर जाती है। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटीज़ क्या होती हैं इसकी, इधर भी वेलोसिटी 0 है, इधर भी वेलोसिटी 0 है, कि यहाँ पे जाके पेंडुलम रुकता है। लेकिन जब यहाँ से पेंडुलम गुजरता है तो वेलोसिटी इसकी क्या होती है, मैक्स होती है। तो वेलोसिटी मैक्स की यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है यहाँ पर, 0, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल हाइट पे आ चुका है पेंडुलम। ओके, और एक्सेलरेशन की एक बात होती है कि एक्सेलरेशन हमेशा कहाँ होता है, टुवर्ड्स ग्रेटर वेलोसिटी। जैसे अगर आपने लीनियर मोशन पढ़ी हो, एक बॉडी मूव कर रही है, उसकी vi मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड है, और vf उसकी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है। तो एक्सेलरेशन कहाँ होता था, ज़्यादा वेलोसिटी की तरफ उसी तरफ फोर्स लग रही होती थी। अगर बॉडी डिसलरेट कर रही है, यानी कि उसकी रफ्तार कम हो रही है, 10 मीटर पर सेकंड से कहाँ हो गई, 2 मीटर पर सेकंड हो गई, तो इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव आता, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होती थी, यहाँ पे होती थी। तो एक्सेलरेशन हमेशा कहाँ पर एक्ट करता है, टुवर्ड्स ग्रेटर एम्पलीट्यूड, ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो जब बॉडी ए से बी पर आती तो वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ पर होती, इधर, ये आ गई। और जब वेलोसिटी बी से सी पर जा रही तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पर तो मैक्स थी, लेकिन यहाँ पे क्या होती जा रही है, वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो अगेन एक्सेलरेशन कहाँ आ जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी की तरफ, इधर। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है, मीन पोजीशन की तरफ। लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट कहाँ इंक्रीज हो रही है, बॉडी ए से बी पर है या बी से जब सी पर जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो रही है, एक्स, डिस्प्लेसमेंट यहाँ बढ़ रही है।
लेकिन एक्सेलरेशन का वेक्टर कहाँ है, अपोजिट है, तो इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है। ये नेगेटिव साइन इसीलिए आ रहा होता है सिंपल हार्मोनिक में -x। ये डायरेक्शन की ऐसे आता है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगी इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट से, एंटी पैरेलल होंगे। ओके, तो ये इसका पूरा मैंने आपको बैकग्राउंड बताया है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। इसको याद रखिएगा कि मीन पोजीशन पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होती है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 होती है। डिस्प्लेसमेंट 0 तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, 0 होगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगी, वेलोसिटी 0, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, 0, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, मैक्सिमम, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गई, मैक्सिमम। यही सारी बातें यहाँ पे भी आ जाएंगी सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन पे। अच्छा जी, तो द क्वांटिटी विच रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी। इस पूरे मोशन में एक चीज़ कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द मोशन, टोटल एनर्जी। क्योंकि टोटल एनर्जी का क्या है हमारे पास फॉर्मूला, एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो भी आएगी यहाँ पर वो इन दोनों का क्या आएगी, सम है। जब आप सम निकालेंगे तो हर जगह पे क्या रहा होगा, कांस्टेंट आ रहा होगा। If a body of mass suspended from a spring is double, then the period of oscillation will become, अगर मास जो है सस्पेंडेड बॉडी का स्प्रिंग से वो डबल कर दिया जाए तो टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी बिकम्स √2 टाइम्स। को चेक करते हैं। सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला बताना चाहिए स्प्रिंग मास सिस्टम का। तो स्प्रिंग मास सिस्टम है हमारे पास, जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, T=2π√k/n है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अच्छा जी, सवाल में कहा जा रहा है क्वेश्चन MCQ नंबर 4 है हमारे पास। कह रहे हैं कि मास ऑफ सस्पेंडेड बॉडी फ्रॉम ए स्प्रिंग इज डबल। अगर मास जो है वो कितना कर दिया जाए, 2m कर दिया जाए, तो पीरियड ऑफ वाइब्रेशन के टाइम पीरियड पर क्या फ़र्क आएगा। फॉर्मूला क्या है, T=2π√m/k। सोल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे, सिंस T=2π√m/k। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद करना होगा। अच्छा जी, अब कहाँ कहाँ चेंज आ रहा है, टाइम पीरियड में चेंज आ रहा है और मास में चेंज आ रहा है। तो न्यू फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसको क्वेश्चन नंबर 1 रख दिया आपने। न्यू क्वेश्चन बिकम T'=2π√m पर प्राइम आएगा, k वही रहेगा। तो जिन पर प्राइम आया वहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू प्लेस करने पे क्या हो जाएगा, ये आपके पास 2π√n की जगह क्या आ जाएगा, 2m आ जाएगा, डिवाइड बाय k। तो जो चीज़ नहीं आएगी इस फॉर्मूले से हमें कंपेयर करना है इसको, तो उसको अलग कर लें। तो ये √2 अलग आया है, मैं इसको ले लूँगा 2π√2√m/k। √2 अलग कर लिया, इसको फिर सेपरेट कर लीजिए। तो √2 2π√m/k ये बराबर है ओरिजिनल टाइम पीरियड के। तो कंपेयर कर लें फ्रॉम 1, कंपेयर फ्रॉम 1, तो T प्राइम बराबर आ जाएगा आपके पास, नया टाइम पीरियड कितना आ जाएगा,
इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल टाइम पीरियड। √2 को हम 1.41 भी लिख सकते हैं। तो टाइम पीरियड कितना आ रहा है? √2 टाइम्स। ये आ गया आंसर। इफ द स्प्रिंग कांस्टेंट और इस के इज कट इनटू 3, ये बहुत अच्छा एमसीक्यू है, प्रैक्टिकल सेंटर वाले बहुत देते हैं, बहुत पसंद है। If the spring constant K is cut into 3 equal parts, force constant for each part will become। कह रहे हैं कि अगर स्प्रिंग कांस्टेंट जो है, स्प्रिंग को अगर हम 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर दें तो उसके स्प्रिंग कांस्टेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है जी, तो इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, इसको रब कर रहा हूँ। तो मान लीजिए बेटा हमारे पास ये स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग को हम क्या करें, 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर दें, यानी 1, 2 और 3 पार्ट्स हमने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया बराबर बराबर टुकड़ों में। तो उससे हो गया क्या कि इसकी लेंथ कितनी थी, अगर L थी तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 3/L। हर पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी, एक पार्ट की लेंथ ये हो गई L/3। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या कि अब इसके जो खिंचाव की ताकत है वो बढ़ जाएगी। इससे होगा क्या, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कितना इंक्रीज हो जाएगा, जितना आपने इसको टाइम्स कट किया उतना टाइम्स वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उतना क्या हो जाएगा, उसका टाइम्स वो इंक्रीज हो जाएगा। तो वैसे इसका फॉर्मूला होता है F=kx। तो यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आ जाएगा आपके पास, 3 टाइम्स हो जाएगा। थ्री टाइम्स ऑफ ओरिजिनल के हो जाएगा, K'=3 के हो जाएगा। जितना टाइम्स भी आप इसको कट करेंगे इसकी खिंचाव की ताकत उतनी ही बढ़ती जाएगी। स्प्रिंग अगर आप बढ़ा देंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट कम हो जाएगा, क्योंकि लेंथ बढ़ गई, अब खिंचाव की ताकत कम हो जाएगी। आपने क्या किया, यहाँ पर स्प्रिंग की लेंथ को कम कर दी। अब इसके एक टुकड़े में, इसके 3 टुकड़ों में तो ताकत ज़्यादा थी, इसके एक टुकड़े में खिंचाव की ताकत क्या लगानी पड़ेगी, आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी, फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। या तो उसके लिए यकीनन आपका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर ये है 3K। सही। When passing through equilibrium position, the speed of a body executing simple harmonic motion becomes। जब इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी मीन पोजीशन से बॉडी पास होती है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। अभी शुरू में मैंने बताया आपको। द इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स इन केस ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू -kx के बराबर होती है। ठीक है, तो स्प्रिंग मास सिस्टम के केस में हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी को वापस लाती है उसको हम क्या कहते हैं, F=-kx। An object is executing simple harmonic motion, its kinetic energy is maximum at its mean position। kinetic energy हमेशा कहाँ होती है ज़्यादा, मीन पोजीशन पे। वेलोसिटी भी मीन पोजीशन पे ज़्यादा होती है। ठीक है, बाकी एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होती है, 0 होती है। If a spring system is performing simple harmonic motion, the time period t, if we double the mass of a bob, the new time period will become √t हो जाएगा। अभी मैंने बताया था आपको, अभी हमने किया था ये। इसमें अगेन ये यही कह रहे हैं कि स्प्रिंग मास सिस्टम में अगर मास जो है वो ट्वाइस कर दिया जाए तो टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क आएगा। तो टाइम पीरियड कितना है तो उसका
√2 टाइम टी, यानी कि टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, 1.4 टाइम्स हो जाएगा। ये MCQ नंबर 4 का सोल्यूशन देख लीजिए, 4 से सेम है। द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन इज बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। टोटल एनर्जी जो आती है हमारे पास का फॉर्मूला क्या है, यहाँ देख लेते पहले। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये नजर आ रहा है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। एक्स नॉट यहाँ पर एम्पलीट्यूड को कहते हैं, के कांस्टेंट है, हाफ भी कांस्टेंट, तो एक्स नॉट से क्या कर रहा है, वो एम्पलीट्यूड से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आ रहा है। ठीक है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज आइदर साइड मीन पोजीशन, तो क्या होगा, द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी प्रोपोर्शनल किससे होती है, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड से होती है। ठीक है, तो ये अभी देख लिया आपने कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, के एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन 2। तो एनर्जी जो है वो किससे प्रोपोर्शनल है, एक्स नॉट स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से। के यहाँ पर स्क्रीन कांस्टेंट होता है, वैसे तो एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट होता है, लेकिन फिलहाल इन्होंने लिखा हुआ है तो हम उसको लिख सकते हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। मीन से एक्सट्रीम तक का फासला, उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। जो पेंडुलम भी या कोई भी बॉडी मीन से एक्सट्रीम तक जाती है, ये फासला क्या कहलाता है आपके पास, एम्पलीट्यूड, जिसको एक्स नॉट से या एक्स एम से रिप्रेजेंट करते हैं। When a body begins to move to right or left from the mean position, kinetic energy decreases. अगर राइट से लेफ्ट पर जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। When a body begins to move to the right or left from the mean position, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है वहाँ पर, डिक्रीज या जीरो हो जाती है। अगर इन्होंने राइट लेफ्ट लिखा है तो हम डिक्रीज कहने का ये डायरेक्ट लिख देते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन से हम जीरो आंसर होता, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा डिक्रीज हो रही है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बॉडी वहाँ जा रही है, पहुँच नहीं पाई है पूरी एक्सट्रीम तक मीन पोजीशन से। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि बॉडी ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। तो बॉडी जब यहाँ से यहाँ जा रही हो या यहाँ से यहाँ जा रही हो तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो इधर से इधर जाए तो भी वेलोसिटी डिक्रीज है, इधर से इधर जाए तो भी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो रही है। और यहाँ पे अगर पहुँच जाए एक्सट्रीम पर तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, ज़ीरो। यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, ज़ीरो, और वेलोसिटी भी क्या हो जाती है, ज़ीरो। If more weight is added to the mass attached to the vibrating hanging spring, its mass, its time period will increase. अगर आप मोर वेट अटैच कर दें, मास अटैच कर दें किसी हैंगिंग स्प्रिंग से, तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम देखें फॉर्मूले को तो ये डायरेक्ट भी हम बता सकते हैं, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, कि T = 2 पाई √m/k। तो टाइम पीरियड का मास के साथ क्या रिलेशन नज़र आ रहा है, √m के साथ, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अगर आप मास बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, यकीनन बढ़ जाएगा। The time period of a vibrating body is 2 seconds and its frequency is 1/2, यानी 0.5 हर्ट्ज रहेगी। सिंपल फॉर्मूला है। तो अगर टाइम पीरियड किसी का कितना है, 2 सेकंड है किसी बॉडी का, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1/t, यानी 1/2, तो आ गई है 0.5 हर्ट्ज या साइकिल्स पर सेकेंड, या 0.5 हर्ट्ज।
जिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है? ये मोशन वाइब्रेटरी भी हो सकती है, पीरियोडिक रिपीटेड सेल्फ भी होती है। ड्यूरिंग मोशन एनर्जी जो है कंजर्व रहती है, ड्यूरिंग मोशन मोमेंटम भी कंजर्व नहीं, मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता। वेलोसिटी जो है कांस्टेंट नहीं रही तो मोमेंटम कैसे कांस्टेंट रहेगा? A body performing simple harmonic motion, its mean position is acceleration is 0। मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या आता है? 0 होता है। एक्सेलरेशन मैक्सिमम जो है वो एक्सट्रीम पर होता है। वेलोसिटी 0 भी एक्सट्रीम पर होती है। इट पजेस मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भी बेटा वो वहाँ पर होता है, एक्सट्रीम पर करता है। तो मीन पर सिर्फ एक बात ही सेट होगी यहाँ पे। If the mass of a body suspended with a spring increases 4 times, then time period will become, अगर 4 टाइम होगा तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा। देखते हैं कैसे। ठीक है, तो मास कह रहे हैं 4 टाइम्स मास कर दिया गया है। कौन सा एमसीक्यू है? इस तरह के एमसीक्यू को पैरामेट्रिक प्रॉब्लम कहते हैं। 17। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? सोल्यूशन पे आते हैं तो t बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के, और न्यू टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m प्राइम अपॉन के। इक्वेशन नंबर 1। तो m प्राइम की जगह क्या आ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट 4m अपॉन के। 4 का जब आप रूट लेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 पाई इंटू 2m अपॉन के। इस एक्स्ट्रा वाले 2 को बाहर कर लीजिए तो क्या बन जाएगा? ये 2 पाई m अपॉन के। 4 से 2 बाहर आ गया, रूट होके 2 बन गया, 2 को बाहर ले आएगी। इसको कंपेयर करा लें 1 से, फ्रॉम 1। तो ये फॉर्मूला किसके बराबर है? राइट हैंड साइड 1 के बराबर है। तो 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल टाइम पीरियड। The acceleration of a vibrating mass attached to the end of elastic spring is k is equal to minus kx है। ठीक है, तो स्प्रिंग मास सिस्टम में हमारे पास फोर्स जो है वो किसके बराबर आती है? माइनस के एक्स के बराबर आती है। पर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम ए माइनस के एक्स। तो ए किसके बराबर हो जाएगा? माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। ठीक है, ये आंसर हो गया। द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल अलोंग डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर और एक्स। ओमेगा यहाँ पर इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो ये इसका हमारे पास जो है फॉर्मूला ये आ जाता है। अगर कोई बॉडी जो है वो सर्कल पे मूव करती है। ठीक है, एक बॉडी जो कि इसका मास m है वो सर्कल पे मूव कर रही है इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं यहाँ पे कोई लाइट जला दूँ या बल्ब जला दूँ, लाइट हमने लाइट ग्लो कराई यहाँ से, तो इसका साया बनेगा, इसका साया बनेगा यहाँ पर। तो जैसे जैसे बॉडी आगे बढ़ेगी, बॉडी यहाँ से आएगी, इसका साया भी इधर से आगे आएगा। इस पॉइंट में P कहते हैं, इसको हम प्रोजेक्शन को Q कहते हैं। तो जैसे जैसे बॉडी आगे आती जाएगी, ये बॉडी यहाँ से यहाँ जा रही है तो इसका साया Q भी इधर मूव करेगा। बॉडी यहाँ पहुँच गई, साया यहाँ पर आ गया। फिर बॉडी इधर आ गई, उसका साया यहाँ पर आ गया। बॉडी इधर आ गई, साया यहाँ पर आ गया। और जब बॉडी यहाँ से रिटर्न होगी तो ये साया इधर मूव करेगा। तो जो डायमीटर के अलोंग इसका प्रोजेक्शन साया जो आता है अलोंग एनी डायमीटर, कोई भी डायमीटर हो सकता है, वो एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एक रिलेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का विद रिस्पेक्ट टू सर्कुलर मोशन से। तो इसमें हमारे पास जिसकी एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट एक्स आता है। तो ए की वैल्यू जो है कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट आती है।
ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये है किसके लिए, इस टॉपिक के लिए। इस कांस्टेंट की वैल्यू हर जगह अलग आ रही होती है, स्प्रिंग मास इसमें ये आ रही होती है, उसमें जीरो अलग आती है, ठीक है। तो a body executes simple harmonic motion, the fraction of total energy of a body will be kinetic energy, is displacement from mean position is half and its amplitude is 1/4. So class, a body executing simple harmonic motion, this fraction of total energy of a body will be kinetic energy when its displacement from mean position is half of its amplitude. थोड़ा सा टिपिकल MCQ है, ये कभी आया नहीं है लेकिन मे भी आ सकता है। तो सबसे पहले बेटा फॉर्मूला को देख लेते हैं। हमारे पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन 2। एक्स नॉट आपके पास एम्पलीट्यूड है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, किसी भी पॉइंट पर के एक्स नॉट स्क्वायर बाय 2 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2। एक्स डिस्प्लेसमेंट है किसी भी पॉइंट तक का। तो सवाल में कह रहे हैं, क्वेश्चन में डेटा में कि एक्स जो है वो कितना है, एक्स नॉट बाय 2 है, तो इक्वेशन रख देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी का हमें फ्रैक्शन बताना है, क्या कितना आ रहा होगा। तो के ई बराबर है के एक्स नॉट स्क्वायर बाय 2 माइनस के एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स नॉट बाय 2, एक्स नॉट बाय 2 का होल स्क्वायर आ गया, डिवाइड बाय ये वाला डिवाइड आ गया, मेन डिवाइड जो है बाय 2। तो क्या बन जाएगा, के एक्स नॉट स्क्वायर बाय 2 माइनस के एक्स नॉट स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई बाय नीचे 2 आ जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितनी हो गई हमारे पास, के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस के एक्स नॉट स्क्वायर बाय 2 बाय 8। इनका एलसीएम लेंगे, 8 आ गया, के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस के एक्स नॉट स्क्वायर, तो 2 4 ज़ाइड, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 8 1 ज़ाइड, तो 8 रहेगा, माइनस होके 3 के एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 लिख दिया मैंने इसको आसानी के। ऐसा इसलिए किया कि ये फॉर्मूला किससे कंपेयर हो जाएगा, हमारे इक्वेशन नंबर 1 से, टोटल एनर्जी से। तो काइनेटिक एनर्जी का जो रेशो आ रहा है इसके साथ, वो कितना आ रहा है, 3/4 का आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, इस डिस्टेंस के ऊपर 3/4 हो जाएगी। तो टिपिकल MCQ है, इतना टिपिकल आई थिंक ना एग्जाम है। अंडर मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हैंगिंग स्प्रिंग भी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, बैलेंस व्हील ऑफ स्टॉप वॉच का जो बैलेंस व्हील होता है आपके पास, वो भी सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। स्ट्रिंग ऑफ वायलिन, ये भी वाइब्रेटरी मोशन कर रहे होते हैं। लेकिन व्हील ऑफ एन ऑटोमोबाइल, अगर व्हील एक ही जगह घूमता रहे तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन उसका डायमीटर कर सकता है। लेकिन व्हील जो है अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अगर एक घड़ी गोल घूम रही है इस तरह से, घड़ी का डायल गोल घूम रहा है इस तरीके से, तो इसका भी अगर प्रोजेक्शन हम डायमीटर के लॉन्ग लेते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। लेकिन एक टायर जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कर सकता, कि वो जब मूव करता है तो अपनी पोजीशन यहाँ से यहाँ ले आता है, आगे बढ़ जाता है। ठीक है, उसका एक पॉइंट ए अगले मरहले में यहाँ आ जाएगा, पॉइंट ए यहाँ पर आ चुका है। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है ना। सिंपल पेंडुलम, अब सिंपल पेंडुलम पे आते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम किसे कहते हैं, जिसकी लेंथ कितनी हो 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर, जिसका टाइम पीरियड कितना हो
2 सेकेंड और जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो 0.5 हर्ट्ज। तो इसको देख लेते हैं हम। तो सेकेंड पेंडुलम किसे कहा जाता है? ऐसा पेंडुलम जिसकी लेंथ ऑफ पेंडुलम यानी लेंथ ऑफ पेंडुलम यहाँ तक होती है। हुक हो गया आपके पास और ये बॉब है और ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ तक का फासला मेजर किया जाता है। ये आपके पास लेंथ ऑफ थ्रेड कहलाती है, इसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रैक्टिकल अगर किया हो आपने। और ये होता है रेडियस, ये फासला। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम जो है हमारे पास एल, वो क्या कराती है? लेंथ ऑफ थ्रेड प्लस रेडियस, सेंटर से मेजर की जाती है। तो अगर किसी पेंडुलम की लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर, इसका टाइम पीरियड कितना है 2 सेकेंड, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 1/t। तो 1/2 1/2 का मतलब कितना होता है 0.5 हर्ट्ज। तो ऐसे पेंडुलम को हम क्या कहते हैं? जिसका टाइम पीरियड कितना हो, जो कि एक ऑसिलेशन यानी यहाँ से चला दोबारा आया, एक ऑसिलेशन कितने टाइम कंप्लीट करता है? वो 2 सेकेंड। तो ऐसे पेंडुलम को हम क्या कहते हैं? सेकंड पेंडुलम कहते हैं। तो 3 शराइत होती हैं, तीनों शर्तें सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे अहम है टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड पे फ्रीक्वेंसी मिल जाती है और उस वक्त लेंथ मेजर करें तो लेंथ तकरीबन 1 मीटर या 99.99 सेंटीमीटर आ जाती है। द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन मून इज 4.9 सेकेंड। चेक करते हैं कैसे। टाइम पीरियड जो है वो सेकंड पेंडुलम का ऑन मून कितना हो जाएगा? तो मून के ऊपर ग्रेविटी जो है वो g/6 हो जाती है। ये आपको याद करना होगा, याद कर लें तो अच्छी बात है, वरना मसला हो सकता है एग्जाम में। देखें MCQ आया हुआ है। कौन सा MCQ है ये? MCQ नंबर 2 है, सिंपल पेंडुलम का। टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन मून। चलिए, तो टाइम पीरियड बताना है ऑन मून। और ग्रेविटी कितनी होती है मून पर? ग्रेविटी ऑफ अर्थ का 6 हो जाती है 1/6, यानी कि 9.8 को आप 6 से डिवाइड कर दीजिए तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आंसर आ जाएगा 1.6। फिलहाल मैं इसी को यूज़ करूँगा। तो अगर हम फार्मूला लिखें तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है? फार्मूले देख लीजिए आपके पास क्या है टाइम पीरियड का सिंपल पेंडुलम में। A = G-G/L होता है, T = 2/L/G होता है फार्मूला। ये सेकंड पेंडुलम की सब डिटेल्स गिवन है, जिसे आप देख सकते हैं, वर्कशीट आपको लिंक से मौजूद है। तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है? T = 2π√L/G। इसको रख दिया क्वेश्चन नंबर 1। मान लीजिए मून के लिए तो सेकंड पेंडुलम अगर वो है तो उसका टाइम पीरियड अर्थ पे कितना होगा? 2 सेकेंड होगा। ये हमें याद होनी चाहिए बात। ये कहा भी गया सवाल। हमें टाइम पीरियड का निकालना है, मून पे निकालना है। उसका फार्मूला क्या बन जाएगा? यहाँ पर ये फार्मूला जो है वो किसके बराबर है? 2π√L/G। G का मतलब 9.8, यानी ग्रेविटी भी लिख सकते हैं आप या GE लिखते हैं, मतलब एक ही है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको मैंने कह दिया क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी फार्मूले को मैं लिखूँगा, सोल्यूशन पे हम आ गए, डायरेक्ट करना। टाइम पीरियड फॉर मून क्या हो जाएगा? 2π√, लेंथ तो उतनी रहेगी इसकी, लेंथ हमें वो पता नहीं कि टाइम कितना आएगा। ग्रेविटी ऑन मून आ गया। अब ग्रेविटी ऑन मून की हम वैल्यू रख देंगे तो कितनी हो जाएगी? GE/6। तो TM हो जाएगा हमारे पास 2π√L/G। M की जगह आ जाएगा GE/6। तो ये आ गया GE, डिवाइड वाले 6 था, 6 ऊपर चला गया। अब √6 को हम अलग कर लेंगे।
तो √6 को मैंने अलग कर लिया, बाकी क्या बचा 2 पाई √L/GE। ये पूरी रकम किसके बराबर है? ये पूरी रकम बराबर है टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, जिसका आंसर कितना है 2 सेकेंड, क्योंकि सेकेंड पेंडुलम है अर्थ के लिए। तो TM बराबर किसके आ गया √6 टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आप यूज़ कर सकते हैं कि टाइम पीरियड कितना हो जाएगा जब आप इसको मून पे लेके जाएंगे कि सेकंड पेंडुलम को, तो कितना हो जाएगा √6 टाइम ऑफ TE। अब √6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, क्योंकि सेकंड पेंडुलम है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? आंसर गिवन है यहाँ पर 4.9 सेकेंड। ठीक है जी। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स, किस पे डिपेंड करता है? लेंथ के ऊपर करता है, बिल्कुल करता है। पेंडुलम मास के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, क्रॉस कर दीजिए इसको। तो एम्पलीट्यूड पे भी इसका कोई फॉर्मूले में नहीं आ रहा होता, वेलोसिटी का भी कोई जिक्र नहीं है फॉर्मूले में। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है इसका आप फॉर्मूला देख लीजिए, तो इस फॉर्मूले में TE 2 पाई √L/G ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, जो कि अर्थ के लिए कांस्टेंट है, और लेंथ पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ पूछी जा रही है यहाँ पे। टाइम पीरियड किस पे? लेंथ पर सबसे पहले डिपेंड करता है डायरेक्ट, और ग्रेविटी के साथ क्या है इनवर्स। लेकिन ग्रेविटी तो अर्थ की चेंज ही नहीं होती। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन इट्स एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि G भी आ गया। लेंथ पे भी करता है, बिल्कुल करता है। मास ऑफ बॉब पे बिल्कुल नहीं करता, इसको कट कर दीजिए। तो बोथ आंसर लेंथ एंड एक्सलेशन इसका आंसर है। द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज रिप्लेस्ड बाय अदर बॉब ऑफ डबल मास। अगर सिंपल पेंडुलम में आप मास को रिप्लेस भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। ठीक है। तो पेंडुलम में अगर आप इतना हैवी मास लगा दें, ऐसी पेंडुलम में आप एक छोटा सा पॉइंट मास लगा दें, दोनों का टाइम, इसका T1 और इसका टाइम T2 कितना आएगा? सेम आएगा। क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई √L/G। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो मास पे कतई डिपेंड नहीं करता। द टाइम टेकन बाय अ बॉब ऑफ अ सेकंड पेंडुलम फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन। एक्सट्रीम से मीन पोजीशन तक का टाइम टेकन बाय अ सेकंड पेंडुलम। तो एक जनरल मतलब सिंपल सा सवाल पूछ रहे हैं आपसे, एक सेकंड पेंडुलम है जिसका टोटल टाइम कितना है आपके पास? 2 सेकेंड। फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन इज, तो कितना टाइम वो लेगा? इसको देखते हैं बेटा इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा लॉजिक से हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। तो देखिए टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम का क्या है, जिसका टाइम यानी यहाँ से पहले यहाँ गया, फिर वहाँ से दोबारा यहाँ तक आया, तो टाइम कितना हुआ? 2 सेकेंड गुजरा था। अब इस 2 सेकेंड को डिवाइड करें तो ये इसके जाने का रास्ता, यहाँ तक पहुँचा तो कितना हो गया टाइम? 1 सेकेंड। और फिर जब ये दोबारा आया तो कितना हो गया टाइम? 2 सेकेंड। अब ये कह रहे हैं कि एक एक्सट्रीम पोजीशन से, ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये आपके पास क्या है? मीन पोजीशन है। तो लॉजिकली तो यही लग रहा है कि यहाँ से जब ये यहाँ तक आया, यहाँ से पूरा यहाँ तक आने में इसको टाइम लगा 1 सेकेंड। तो यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा होगा? हाफ सेकेंड। हाफ सेकेंड यहाँ लिया होगा, फिर वापस यहाँ से आया तो हाफ सेकेंड यहाँ लिया होगा, फिर हाफ सेकेंड यहाँ लिया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास हाफ सेकेंड। अगर एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम तक पूछते तो 1 सेकेंड आंसर होगा, लेकिन एक्सट्रीम से मीन तक का पूछा है तो फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन, तो वो हाफ सेकेंड होगा। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 2 पाई √L/G के बराबर है। बहुत ही सिंपल सी बात थी ये तो। If the simple pendulum is shifted from Karachi to Mount Everest,
this time period is increases. जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पे वैल्यू ऑफ जी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो माउंट एवरेस्ट भी काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है, तो उस पर वैल्यू ऑफ जी जाहिर सी बात है थोड़ी सी वेरी कर जाएगी। ये हमने पढ़ा है कि टाइम पीरियड का ताल्लुक जो है वो लेंथ के साथ क्या है, डायरेक्ट है, और ग्रेविटी के साथ क्या है, इनवर्स है। ये हम डायरेक्ट बता सकते हैं फॉर्मूले कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2π√L/g। तो अगर बेटा अर्थ की हम बात करें तो अर्थ पे अगर हम अर्थ से ऊंचाई पर जाते हैं, हमारी अर्थ है, अर्थ से अगर हम ऊंचाई पर भी जाते हैं, हाइट पर भी वैल्यू ऑफ जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो डेप्थ में भी क्या होती है, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होती है। लेकिन ज़्यादा डिक्रीज कहाँ होती है, हाइट पर होती है। मैं चैप्टर 6 में आपको बता चुका हूँ। ज़्यादा डिक्रीज कहाँ पर होती है, हाइट पर होती है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है वैल्यू ऑफ जी, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, जिसको हम 9.8 कहते हैं। जी मैक्सिमम होती है यहाँ पर सरफेस ऑफ अर्थ पर। इसका आंसर है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बात तो हमें पता चल गई कि हम माउंट एवरेस्ट बहुत ऊंची कोई पहाड़ी है, माउंट एवरेस्ट पे हम जाएंगे तो वहाँ पे हाइट पे हम एल्टीट्यूड पे जाएँ तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज़ होगी। जब वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज़ होगी तो टाइम पीरियड का जी के साथ क्या रिलेशन है, इन्वर्स। तो अल्टीमेटली जब डी आप डिक्रीज़ करेंगे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सा आंसर, ठीक है। मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल सी बात है। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डैश इफ द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इंक्रीजेस। अगर लेंथ आप बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप पेंडुलम की लेंथ बढ़ा दें, टाइम पीरियड का लेंथ के साथ क्या रिलेशन आ रहा है, डायरेक्ट। तो अगर आप लेंथ को बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका टाइम पीरियड ज़्यादा आएगा, इसका टाइम पीरियड कम आएगा। इसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ ज़्यादा है। If the velocity of a box simple pendulum becomes maximum at its mean position, then its acceleration at this stage is, क्योंकि mean position पर x 0 जाता है तो acceleration 0 हो जाता है। ये बात मैंने शुरू में ही बताई थी आपको। कि बेटा मीन पोजीशन के ऊपर x हमारा कितना होता है, 0। डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं हुई। अगर हमने यहाँ डिस्प्लेसमेंट दी तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट x जो है वो xm के बराबर है, x नॉट के बराबर है। तो x 0 तो a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है, a इज इक्वल टू k, x के बराबर होता है। तो बेटा ये x 0 तो a भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वेलोसिटी भी कितनी होगी, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। The frequency of the oscillation of simple pendulum depends on the length of pendulum. मास पे तो अगर टाइम पीरियड से आप बना लें, क्योंकि t का फॉर्मूला जो है वो 2π√L/g है, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 टाइम पीरियड होता है। तो रख दीजिए इसकी वैल्यू, फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी, 1/2π√g/L हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी भी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी, वैल्यू ऑफ जी पर और लेंथ पर डिपेंड कर रही है। मास पर और एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं कर रही। तो मास पर भी नहीं करेगी क्योंकि टाइम पीरियड नहीं करता, तो फ्रीक्वेंसी भी नहीं करेगी। एम्पलीट्यूड पे भी नहीं करेगी, टाइम पीरियड नहीं करता, कट कर दीजिए। हाँ, लेंथ पे करेगी। अब फ्रीक्वेंसी का लेंथ के साथ इन्वर्स रिलेशन आएगा, ये बात याद रखिए। फ्रीक्वेंसी का लेंथ के साथ रिलेशन क्या आ रहा है, इन्वर्स आ रहा है। और जी के साथ कैसा रिलेशन आ रहा है इसका, आपके पास डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना होगा। इन अ स्विंगिंग पेंडुलम काइनेटिक एनर्जी 0 है। अगर पेंडुलम स्विंग करें तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ 0 होती है, मैंने अभी आपको ये बताई के बाद कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 होती है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, 0।
एक्सट्रीम पोजीशंस पर, एक एक्सट्रीम ये है और एक एक्सट्रीम इधर आएगा। ठीक है जी। टू सिंपल पेंडुलम्स ऑफ सेम लेंथ बट हैविंग डिफरेंट मास, तो मास से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका टाइम पीरियड सेम आएगा। अच्छा जी। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल, अगर टाइम पीरियड डबल कर दें तो लेंथ पे क्या फ़र्क होगा, लेंथ 4 टाइम्स हो जाएगी। इसको चेक कर लेते हैं। वैसे तो ये बात आप डायरेक्ट ही बता सकते हैं यहाँ से। भाई टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे, √L से। अगर टाइम आप डबल कर रहे हैं, ट्वाइस कर रहे हैं, तो लेंथ कितनी हो जाएगी उसकी, 4 टाइम्स हो जाएगी। इसको हम चेक कर लेते हैं। यानी कि कहने का मकसद ये है कि t² क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा। अगर टाइम आप डबल करेंगे तो स्क्वायर होके कितना हो जाएगा, लेंथ उसकी कितनी हो जाएगी, 4। प्रूफ कराया तो आपको इतना समझ नहीं आएगा। अगर टाइम पीरियड इज डबल, अगर t प्राइम कितना हो जाए, ट्वाइस हो जाए ओरिजिनल टाइम का, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बतानी है आपको। सोल्यूशन पे आते हैं। बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट, टाइम और लेंथ पे फ़र्क आएगा। तो t = 2π√L/g। तो सबसे पहले लेंथ मालूम करनी है, तो फॉर्मूले को लेंथ के लिए रेडी करें। तो लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, g वहाँ चला जाएगा, g t/2π स्क्वायरिंग बोथ साइड की, सबसे पहले तो t² बराबर हो गया 4πL/g के। अब इक्वेट कर लें लेंथ के लिए, तो लेंथ के लिए जब आप इक्वेट करेंगे तो g डिवाइड में वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, g t²/4π = L। ठीक है, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। ना फॉर न्यू लेंथ, तो न्यू लेंथ कितनी बन जाएगी आपकी। अब फॉर्मूला में ये नहीं लेंथ वाला लिखूँगा, लेंथ मालूम करनी, तो L प्राइम हो जाएगा आपके पास g t प्राइम का स्क्वायर डिवाइड बाय 4π। वैल्यूज़ रखिए, g वैसे ही रहा, 4π वैसे ही रहा, t की जगह क्या आ गया 2t का स्क्वायर, स्क्वायर था स्क्वायर कर दिया, तो ये बन जाएगा आपके पास g 4t²/4π। इसको कैंसिल मत कर लीजिएगा, हमें कंपेयर करना है। तो जो चीज़ नहीं आई है इस फॉर्मूले के अलावा, g t²/4π, इसको सेपरेट कर लें। तो ये 4 एक्स्ट्रा, इसको मैंने अलग कर लिया, g t²/4π इसको अलग कर लिया। तो क्या पता चला, लेंथ कितनी होगी आपके पास, 4 टाइम्स हो गई ओरिजिनल लेंथ की। कहाँ से पता चल रहा है, फ्रॉम 1 से। तो L प्राइम L प्राइम L प्राइम। तो दिस इज कॉल्ड द पैरामेट्रिक प्रॉब्लम। इसको रख कर दें, क्लियर से लिखा हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्री फॉलिंग ऑन मून इज 1/6। द टाइम पीरियड ऑफ मून ऑफ सिंपल पेंडुलम हैज अ पीरियड ऑफ 1 सेकेंड वुड बी 1/√6 हो जाएगा। ठीक है, अभी ऊपर भी किया था हमने। The acceleration of a free falling body is 1/6 of Earth. The period the moon is √6 सेकेंड आएगा। सॉरी मैं और लगा दिया आपसे, ये आंसर है। ठीक है, ये भी हमने ऊपर भी किया था स्टार्टिंग में। ये वाला MCQ नंबर 2 जो शुरू में किया था ना, तो 4.9 सेकेंड आ रहा था। √6 को जब आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा।
द सिंपल पैरेलल इज टेकन फ्रॉम अर्थ टू सरफेस ऑफ प्लैनेट ऑफ जुपिटर। ठीक है, तो जुपिटर पे क्या हो जाएगी, वहाँ पे वैल्यू ऑफ जी ज़्यादा होती है तो टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। आपको पता है जुपिटर की ग्रेविटी जो है वो ज़्यादा है। जैसे मून की वैल्यू ऑफ जी एम जो है वो कितनी है 1.61 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अर्थ की कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जुपिटर की कितनी होती है तकरीबन 25 तक होती, 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वहाँ पे वैल्यू जी ज़्यादा है तो टाइम पीरियड का इसके साथ रिलेशन क्या होता है, अंडर रूट इनवर्स। तो अगर जी वहाँ की बढ़ेगी तो टाइम पीरियड वहाँ का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। द लेंथ ऑफ सिंपल पैरेलल इज डबल, इट्स टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू अगर लेंथ ऑफ पेंडुलम आप डबल करेंगे तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये भी आई थिंक अभी हमने ऊपर किया है। अंडर रूट 2 मुझे कहीं नज़र आया था, चलिए मैं करा देता हूँ, ये नहीं किया। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे कहने के लेंथ जो है वो क्या हो, टाइम पीरियड जो है वो डबल हो गया है। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम डबल है तो टाइम पीरियड कितना होगा, चलिए ठीक है ठीक है। लेंथ प्राइम जो है वो 2l है तो टाइम पीरियड बताना है आपने। तो फार्मूला ये इक्वेशन 1 रहेगी, इसको हम चेंज कर देते हैं। इसको हमने इक्वेशन 1 कर दिया। तो टी प्राइम कितना हो जाएगा 2 पाई एल प्राइम ओवर जी। टी प्राइम की जगह ये रहा 2 प्राइम अंडर रूट एल प्राइम की जगह क्या आ गया 2l ओरिजिनल लेंथ का ओवर जी। तो ये क्या हो गया, इस वाली वैल्यू को आपने बाहर ले आना है, ये है अंडर रूट 2। तो 2 पाई अंडर रूट 2 अंडर रूट एल ओवर जी, ये 2 को बाहर ले आए तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। ये पूरी रकम किससे मैच कर रही है, क्वेश्चन 1 से मैच कर रही है। तो फ्रॉम 1 नया टाइम पीरियड किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल टाइम पीरियड। अब जो हमने ऊपर सवाल किया था वहाँ पे क्या था, वहाँ पे सेकंड पेंडुलम था तो फिर हमने इसको जो है मल्टीप्लाई कर देते 2 से, अगर सेकंड पेंडुलम होता। द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेस 2 टाइम्स। अगर लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम की बढ़ा देंगे 2 टाइम्स एंड द एक्सेसिव टू ग्रेविटी बिकम्स हाफ, देन द वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ एंड इट्स टाइम पीरियड विल बिकम इंक्रीज करें। देख लेते क्या होता है भाई, अच्छा MCQ है। लेंथ जो है वो कितनी कर दी इन्होंने 2 टाइम्स और वैल्यू ऑफ जी हाफ कर दी है। अच्छा जी, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी का भी जिक्र आ रहा है तो वैल्यू ऑफ जी का भी डेटा बनेगा। वैल्यू ऑफ जी कितनी कर दी इन्होंने, हाफ g/2 9.8 डिवाइड बाई 2 कर दी है। तो रख देते हैं यहाँ पे जो है वो इधर भी जी प्राइम आएगा तो जी की वैल्यू भी डलेगी। लेंथ की जगह 2l आ गया, जी की जगह कितना गया g/2, तो जी यहीं रहा, फिर 2 नीचे आया, नीचे से ऊपर चला जाएगा। डिवाइड पे डिवाइड वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके। 2 पाई अंडर रूट 2l/g और ये 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया तो 4 हो गया 4l/g। ये रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 2 अंडर रूट एल ओवर जी। ये वाला 2 अलग कर लीजिए तो 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। ये फॉर्मूला किससे मैच कर रहा है 1 से। तो फ्रॉम 1 आपके पास क्या बन जाएगा फॉर्मूला, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, जो ओरिजिनल टाइम पीरियड है सिस्टम का, तो नया टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ टी। ओके,
तो टाइम पीरियड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, मतलब क्या है, दुगना हो गया, डबल या इंक्रीज हो गया। ठीक है, अच्छा एमसीक्यू है। फॉर द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम 75, 85 एंड 95, इस पे बताना एक्सपेक्टेड टाइम्स ऑफ 10 ऑसिलेशन। इनकी 10 ऑसिलेशन का टाइम कितना आएगा, 70 पे तकरीबन 117 आता है, तो 17.5, 85 पे या 80 पे तकरीबन 18 टाइम पीरियड आता है अगर 10 ऑसिलेशन हो, और 95 पे तकरीबन 19.5 आता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये ऐसा एमसीक्यू मुश्किल है इसका आना, इसमें आपको जो है वो कैलकुलेट करके बाकायदा प्रैक्टिकल के एग्जाम्पल से लिखना पड़ता है इसको। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम में से 1/2π/L/G होती है, फॉर्मूले देख सकते हैं आप। ठीक है, ये लिखिए, इसको जब आप बनाएंगे तो 2π नीचे आ जाएगा और G/L हो जाएगा। इन अ स्विंगिंग पेंडुलम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पर होती है, पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन से मैक्सिमम होती है, बात भी हम कर चुके हैं कई मरतबा। और स्विंगिंग पेंडुलम में काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम होती है, मीन पोजीशन पे, वेलोसिटी भी ज़्यादा होती है। अबव ऑफ वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम में सडनली डिटैच फ्रॉम अ स्ट्रिंग, द पोजीशन ऑफ इट्स पाथ ऑफ मोशन विल बी above of vibratory simple pendulum detached from a string at its mean position। अगर mean position से वो डिटैच हुआ है तो its path of motion will be parabola, hyperbola तो नहीं होगा, पैराबोला हो जाएगा। तो बेटा इस एमसीक्यू का आंसर देख लीजिए। वैसे तो अगर हम किसी सर्कल को हॉरिजॉन्टल एक्सिस में घुमाते हैं और वो कहीं से किसी पत्थर को हम घुमा रहे हो, कहीं से डिटैच हो जाए तो वो टेंजेंट जाता है। ठीक है, टेंजेंट लाइन में निकल जाता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सिंपल पेंडुलम को हमने डिटैच कराया है एक एक्सट्रीम से, जैसे ही वो कहाँ पर आया है, मीन पर आया है, तो मीन पे वो जैसे ही आएगा तो अर्थ उसको खींच रही है, तो वो जाने की कोशिश तो स्ट्रेट करेगा, लेकिन उसका पाथ कुछ इस तरह से बन जाएगा पैराबोला। वो यहाँ से निकलेगा, स्टार्टिंग में तो वो स्ट्रेट होगा, यहाँ पे टेंजेंट जाएगा बिल्कुल, लेकिन फिर क्या हो जाएगा, वो आगे जाके गिरेगा। तो ये मोशन क्या कहलाती है, पैराबोला कहलाती है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एमसीक्यू है, यहाँ पे अगर टेंजेंट होता तो वो भी आंसर हो सकता था। स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं जाएगा, पैराबोला ही बेस्ट आंसर है। अच्छा जी, द मास ऑफ अ बॉब सिंपल पेंडुलम इंक्रीज 2 times देन द टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं आएगा, रिमेन सेम। द प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इक्वल टू 1। अच्छा सवाल है, 2019 में आया था कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, 1/f के, और फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, 1/t के। तो जब आप t और f को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं इनका आंसर क्या है। t की जगह आपने क्या लिख दिया, 1/f, और f की जगह f ही रहा। f से f खत्म हो गया, तो क्या बचा आंसर, 1। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का जो है प्रोडक्ट आता है कितना आता है, 1। सिंपली यहाँ से भी कर सकते हैं कि t इजिकल टू 1/f है, तो f को यहाँ ले जाएं तो t मल्टीप्लाई बाय f कितना हो जाएगा, 1। सिंपल वैल्यूज रख के करने में ज़्यादा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई क्लास, तो यहाँ पे हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अब हम उसके बाद नेक्स्ट जो है वो वेव स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।